अब है ना हम कर रहे थे बेटा +1 का थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में ना हमने क्या किया था कि पीवी रिलेशन बता दिया था हमने। ठीक है। उसके रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में और आइसोलेटेड में। आज हम करेंगे बेटा एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है तो बता देती हूँ बेटा। एंथैल्पी को ना कैपिटल एच से डिनोट किया जाता है। कैपिटल एच से डिनोट करते हैं हम एंथैल्पी को। अब ये क्या कहता है अपने पास कि एंथैल्पी क्या होती है, मतलब क्या जरूरत पड़ी एंथैल्पी की, जबकि अपने पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है बेटा कि U इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस में W के बराबर होती है अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो। वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो प्लस की जगह कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का। लेकिन हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि इंटरनल एनर्जी को वर्क डन ऑन द सिस्टम के ऊपर, तो मैंने पॉजिटिव साइन लगा दिया। तो जो फर्स्ट लॉ ने हमें इंटरनल एनर्जी के बारे में बता दिया था तो हमें एंथैल्पी की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, हीट होता है। और हीट के हमने दो मोड किए थे, एक तो एनर्जी की थी, एनर्जी के चेंज, मोड ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी का किया था हमने बेटा एंड मतलब एक तो किया था एनर्जी और दूसरा हमने किया था वर्क किया था। ठीक है। यानी कि हीट के थ्रू और वर्क के थ्रू मोड्स हैं एनर्जी के कौन कौन से होते हैं वो किए थे अपन ने। एक तो हीट किया था और एक वर्क किया था एनर्जी के मोड्स को। अब अपने पास आता है एंथैल्पी। अब एंथैल्पी की कहाँ जरूरत पड़ी, तो ये क्या कहते हैं कि जब हम क्या करें, अगर हम इसके अंदर वर्क की वैल्यू पुट कर दें तो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस में W है। तो हमने ना जब पीवी वाला रिलेशन किया था तो उस केस में हमने पढ़ा था कि बेटा वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जितनी भी हुई थी dx से अपन ने उसको किया था कि किसी कंटेनर में हमने गैसेस के पार्टिकल्स लिए थे और उसको है ना हमने ऊपर से प्रेशर किया तो कुछ स्मॉल उसके अंदर क्या हुआ, चेंजमेंट हुआ पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है। तो सेम हम इसके अंदर फिर हमने वहां पे फोर्स को वर्क को एक्सप्लेन कर दिया था कि फोर्स इनटू में dx और फोर्स अपने पास यानी कि प्रेशर अपने पास होता है फोर्स एट ए पर्टिकुलर एरिया, कि किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ से अगर फोर्स की वैल्यू निकालूं तो फोर्स अपने पास हो जाता है P इंटू में A और इस जगह पे फोर्स की वैल्यू पर फोर्स की जगह अगर हम फोर्स की वैल्यू पुट कर दें कि P इंटू में A इंटू में dx है और एरिया इंटू में डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है बेटा, वॉल्यूम कहलाता है। कि तो W की वैल्यू अपने पास आती है P इंटू में V। ठीक है, यानी कि PV। मैं इस वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट कर दूं तो U इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, U इज इक्वल टू Q प्लस में PV के। ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर मैं इंटरनल एनर्जी निकालूं, क्या कि मैं हीट तो बढ़ा रही हूं लेकिन मैंने क्या किया कि वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया। मैंने सिर्फ हीट को इंक्रीज किया है, किसी भी कंटेनर में गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने सिर्फ हीट दे रही हूं मैं उसको, लेकिन मैंने वॉल्यूम पे कोई भी फैक्टर नहीं कर रही, मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट रख लिया। तो वो अपने पास एक है ना आइसोचोरिक प्रोसेस हो जाती है। आइसोचोरिक प्रोसेस वो होती है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट चलता है। ठीक है। तो एट वॉल्यूम कांस्टेंट के ऊपर यानी कि अपने पास U किसके बराबर हो जाएगा, Q V के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी करूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर तो अपने पास कांस्टेंट वॉल्यूम है यानी कि V2 माइनस में V1 करूंगी डेल को हटाने के लिए, डेल के साइन को हटाने के लिए, तो V2 भी अपने पास 0, V1 भी 0, तो 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा 0। तो P माइनस P इंटू में 0 किसके बराबर होगा 0 के, तो Q प्लस में 0 किसके बराबर होगा Q के। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे यानी कि जो हीट है ना वो किसके बराबर हो जाती है, इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाती है। ठीक है। लेकिन है ना ये बात तो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमने इंटरनल एनर्जी से ये चीज निकाल ली कि एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंटरनल एनर्जी हीट के बराबर हो जाती है। ठीक है। यानी कि डेल यू किसके बराबर हो जाता है, यू वी के बराबर हो जाता है। और ये चीज आपको याद रखनी है क्योंकि अपने इस चैप्टर में है ना इससे नेक्स्ट या और उससे नेक्स्ट यानी कि थर्ड टॉपिक होगा, इसके बाद सेकंड होगा, उसके अंदर है ना हम रिलेशन पढ़ेंगे सीपी और सीवी के बीच में रिलेशन क्या है। तो वहां पे अपने पास है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज होने वाली है, तो याद रखना एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट है वो किसके बराबर हो जाती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। ठीक है। अब मैं इसको ना रब कर देती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे क्या निकाल रही हूँ, मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने पास एंथैल्पी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है।
तो मैं लिख लेती हूँ बेटा साइड में कि डेल यू इज इक्वल टू क्यू वी। वी नीचे लिखा क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हीट है वो किसके बराबर हो जाती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब किसी कंटेनर की इंटरनल एनर्जी पहले U1 थी, फिर हमने उसको हीट दी तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होकर क्या हो गई, U2 हो गई। तो अपने पास ओवरऑल जो एनर्जी आएगी इंटरनल एनर्जी वो क्या होगी, U2 माइनस में U1। तो मैं यहाँ पे इसको ना क्या लिख सकती हूँ, डेल यू लिख सकती हूँ कि डेल यू इज इक्वल टू U2 माइनस में U1। इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी कब एट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर मेरे पास किसके बराबर होती है, क्यू वी के। ठीक है, अब देखो अपने को निकालना है एंथैल्पी। अब एंथैल्पी का कहाँ यूज हुआ, बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस थी जो ओपन में नहीं होती ना, सॉरी जो क्लोज वेसल में नहीं होती, जो ओपन वेसल में होती है। अगर कोई भी ओपन वेसल है, जैसे मान लिया मैंने एक कप चाय का रखा है तो उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट तो जरूर पड़ेगा। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम है ना एज ए कांस्टेंट लेके चलते हैं। क्यों, क्योंकि जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपने पास मान लिया कि अपने घर के बाहर जो गली है उसमें है और उतना ही थोड़ी दूर डिस्टेंस के बाद है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट रहता है, सब जगह इक्वल है। इसलिए हम क्या करते हैं कि ओपन वेसल के अंदर प्रेशर को कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो क्या कहते हैं कि जब अपने पास कांस्टेंट प्रेशर होता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हम अप्लाई करते हैं तो जो एनर्जी है ना वो किसके बराबर हो जाती है, यानी कि जो हीट है सॉरी वो किसके बराबर हो जाती है, एंथैल्पी के बराबर हो जाती है। ठीक है, जैसे कि ओपन लेक का फ्रिज हो जाना कि झरना है, अगर वहां पे सर्दी की ऋतु आ गई, कोई ऐसी जगह पे हम जहाँ पे बर्फ पड़ती हो तो वो क्या हो जाएगी, फ्रिज हो जाएगी सर्दी के मौसम में। ठीक है, या फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक कप चाय का खुला करके उसको किसी भी चीज से ढका नहीं और उसको टेबल के ऊपर रख दिया, ये सब ओपन वेसल्स के ही एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो यानी कि उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ेगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह पे क्या होता है, कांस्टेंट है। अब मैं इसलिए यहाँ पे इसको एंथैल्पी को इंट्रोड्यूस करवाना जरूरी हो गया क्योंकि हम इसको पढ़ रहे हैं कि जब हीट को हम अप्लाई करें एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, तब अपने पास क्या आता है बेटा, तो अपन इसको है ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ही एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि इससे पहले अपने पास कुछ भी नहीं था, अपन को सिर्फ इंटरनल एनर्जी के बारे में ही पता है। तो लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस में पीवी, वर्क होता है ना यहाँ पे क्यू प्लस में डब्ल्यू, तो डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर देती हूँ मैं, पी डेल वी लिख देती हूँ क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट लेके चलूं, प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंजमेंट तो है नहीं यहाँ पे कि मैंने प्रेशर के बाहर तो डेल का साइन लगाया नहीं, अगर मैं प्रेशर के बाहर डेल का साइन लगाती तो प्रेशर को लिखती मैं P2 माइनस में P1। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हर जगह इक्वल होगा, इसलिए कोई चेंजमेंट नहीं होगी प्रेशर में, चाहे हम वॉल्यूम बढ़ा ले, चाहे हम इंटरनल एनर्जी एक्सचेंज कर दे, चेंज कर दे, बढ़ा दे, घटा दे, प्रेशर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक रूम में हर जगह इक्वल ही रखता है। ठीक है, तो हमने इसलिए P के आगे डेल का साइन नहीं लगाया। अगर मैं P के आगे डेल का साइन नहीं लगाती तो मेरे पास P2 माइनस में P1 हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अपने पास कांस्टेंट प्रेशर ही रहेगा। तो एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर डेल U इज इक्वल टू क्यू P मान लेती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बेटा, एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाती है कि डेल यू इज इक्वल टू क्यू पी प्लस में पी डेल वी के। ठीक है, ये वी है, यू नहीं है, ये वी के। ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, मतलब कि डेल यू को मैं लिख सकती हूँ ना U2 माइनस में U1, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू पी प्लस में P डेल V को मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल V को V2 माइनस में V1 लिख सकती हूँ। ठीक है, अब मैं ये देखो प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, U2 माइनस में U1 माइनस में P V2 माइनस में V1 इज इक्वल टू क्यू पी। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे हीट। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा बेटा, P को खोल लो अंदर, U2 माइनस में U1, ठीक है, माइनस में P V2 माइनस माइनस प्लस PV1 इज इक्वल टू क्यू पी। ठीक है, अब इसको टू वालों को एक साइड रख लेते हैं, 1 वालों को एक साइड रख लेते हैं, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, U2 माइनस में PV2, ठीक है, प्लस अगर मैं माइनस का साइन कॉमन लेती हूं तो अपने पास क्या होता है, माइनस का साइन कॉमन ले लेती हूँ तो जो U1 है वो किसका हो जाएगा, प्लस का,
और जो प्लस में PV1 है वो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो U1 माइनस में PV1 इज इक्वल टू QP। ठीक है, इसको हम मानते बेटा एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ये अपने पास किसके बराबर आ जाएगी, कोई भी हम दूसरा फैक्टर एनर्जी का एक्सप्लेन कर देते हैं एंथैल्पी, क्योंकि एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो हमने इंटरनल एनर्जी को एक्सप्लेन कर दिया था, तो एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हम इसको क्या मान लेंगे, H के बराबर मान लेंगे। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, H2 माइनस में U1 माइनस में PV1 एट कांस्टेंट प्रेशर पे, इसको हम क्या मान लेंगे, H1 इज इक्वल टू QP। इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, H2 माइनस H1 को डेल H इज इक्वल टू QP के बराबर होता है। यानी कि एट कांस्टेंट प्रेशर पर जब हीट को हम एक्सप्लेन करें तो किसके बराबर आती है, एंथैल्पी, यानी कि डेल H के बराबर आती है। लेकिन एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल U किसके बराबर होता है, QV के बराबर होता है। तो अपने पास दो फैक्टर्स आ गए यहाँ पर। ठीक है, अब ये अपने पास वैल्यू आ जाती है। अब मैं इसको ना यहाँ से रब कर देती हूँ। ठीक है, ये देख लेना, देखो U2 माइनस में PV2 और U1 माइनस में PV1 को हमने H2 माइनस में H1 लिखा, यानी कि H की वैल्यू अपने पास किसके बराबर है, U2 माइनस में, यानी कि डेल U माइनस में P डेल V के। ठीक है, याद रखना ये चीज। तो अब मैं ना इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये तो अपने पास नॉर्मल हो गई कि कोई भी रिएक्शन है ओपन फ्लास्क में तो ये अपने पास हो जाएगी। अगर हम किसी आइडल गैस के ऊपर इसको एक्सप्लेन करें तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है बेटा, कि PV इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एनआरटी के फॉर आइडल गैस इक्वेशन के लिए। ठीक है, मेरे पास ये इक्वेशन होती है आइडल गैस। मैं अगर इसको पुट कर दूं बेटा कि PV इज इक्वल टू, मैं इसको ना रख देती हूँ कि मान लिया मैंने n को ना क्या मान लिया, 1 के बराबर मान लिया, कि मैंने 1 मोल्स ऑफ गैसेस ले रखी है, आइडल गैस 1 मैंने 1 मोल ले ली, तो n की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 पुट कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, RT। अब मैं इस इक्वेशन को अपनी जो H वाली इक्वेशन है उसको मैं लिखती हूँ कि मेरे पास H आया था बेटा क्या, Q प्लस में PV के। ठीक है, तो मैं H अगर निकालूं तो किसके बराबर हो जाएगा, PV अपने पास फॉर आइडल गैस इक्वेशन के लिए एंथैल्पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, PV किसके बराबर है, RT के। तो PV की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, RT लिख सकती हूँ। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी एंथैल्पी की फॉर आइडल गैस इक्वेशन के लिए। नॉर्मल अपने पास डेल H किसके बराबर निकल के आया, QP के लिए निकल के आया। ठीक है, तो ये अपने पास डेरिवेशन था, एक्सप्रेशन था एंथैल्पी के लिए। ठीक है, इसको रब कर देते हैं, एंथैल्पी हो गया। अब अपने पास आता है बेटा हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, नाम से पता चल रहा है हीट कैपेसिटी। क्या कहते हैं हीट कैपेसिटी, क्या कैपेसिटी है हीट की, मतलब अगर हम किसी कभी भी टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं ना, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि उस सिस्टम की हीट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाने से हीट तो इंक्रीज होगी, यानी कि मैं ये बोल सकती हूँ क्योंकि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब कि अगर Q बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, या फिर ये बोल दो कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती है तो हीट की वैल्यू भी बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको है ना हटाने के लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए मैंने C कोई भी कोफिशिएंट ले लिया, इसको C कोफिशिएंट ले लिया इनटू में T, वेयर C कोफिशिएंट किसके बराबर है अपने पास बेटा, ये है अपने पास हीट कैपेसिटी एज ए कांस्टेंट हम लेके चलते हैं, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट जो C है उसको हम यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, CT के। अब देखो अगर मैं इसको डेल में चेंज करूँ कि भाई हीट है वो घट सकती है बढ़ सकती है, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ तो इंक्रीमेंट होगा, कब, जब टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा। यानी कि जब मान लिया T1 के ऊपर क्या हीट कितनी होगी, जब टेम्परेचर अपने पास अपन लेके चलते हैं कि अगर टेम्परेचर मेरे पास T1 है तो मेरे पास हीट की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 इज इक्वल टू C। ठीक है, कॉफिशिएंट और T को हम लिख लेते हैं T1, और जब अपने पास टेम्परेचर की वैल्यू क्या है बेटा T2 लेके चलते हैं तो Q2 किसके बराबर हो जाता है, C कॉफिशिएंट इनटू में T2। ठीक है, जब मैं Q2 माइनस में Q1 करती हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है बेटा, जब हम इस इक्वेशन नंबर, इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 2, मैं जब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है, Q2 माइनस में Q1 इज इक्वल टू, यानी कि राइट साइड वाले राइट साइड में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड में।
सी कॉफिशिएंट कांस्टेंट ले लेती हूँ, बाहर निकाल लेती हूँ, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा T2 माइनस में T1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल क्यू इज इक्वल टू सी कॉफिशिएंट, कोई भी अपने पास इसको क्या लेते हैं डेल टी। ठीक है, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, यानी कि हीट कैपेसिटी का डेरिवेशन अपने पास ये आ जाता है कि जब हम कभी भी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उस सिस्टम की हीट भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लिया मैंने किसी भी पतीले के अंदर पानी डाल के उसको कम गैस स्टोव के ऊपर, मतलब कम गैस के ऊपर उसके ऊपर रख रखा, कम आग के ऊपर मैंने उसके ऊपर रखा है, तो वो धीरे धीरे गर्म होता है। तो उसको मैं टच करके देखूंगी, वो ज्यादा हीट नहीं होगी, उसकी ज्यादा गर्म, जल्दी से गर्म नहीं होगा। लेकिन मैं अगर उसको बहुत तेज कर दूं गैस की फ्लेम को, तो उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, यानी कि उसकी हीट भी बहुत जल्दी से बढ़ेगी। ठीक है, तो टेम्परेचर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हीट के। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हमने सी कोई भी कॉफिशिएंट ले लिया, ठीक है, और कांस्टेंट ले लिया मैंने। जब मैं क्या करती हूँ, किसी टेम्परेचर T1 के ऊपर वैल्यू निकालती हूँ, तो क्यू को मैं क्या पुट कर दूंगी, Q1, और टेम्परेचर T2 के ऊपर Q2 हो जाएगा। जब इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, तो मेरे पास क्या आता है बेटा, जब मैं इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है Q2 माइनस में Q1 इज इक्वल टू, इसमें से सी कॉफिशिएंट कॉमन आ जाएगा, T2 माइनस में T1 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं डेल क्यू इज इक्वल टू सी कॉफिशिएंट इनटू में डेल टी। ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है, इसको अब हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, सी कॉफिशिएंट कोई भी कांस्टेंट है एट डेल टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि टी डेल टी के ऊपर। ठीक है, अब अपने पास इसमें ना एक चीज और आती है बेटा, कि जो हीट कॉफिशिएंट है ये अपने पास जो कांस्टेंट है, ये क्या करता है बेटा, ये अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी के ऊपर, कितने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये मोल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर क्वांटिटी बड़ी है, क्वांटिटी ज्यादा है, कि एक तो मैं ना हाफ ग्लास पानी को गर्म करूं और एक में 1 ग्लास फुल पानी को गर्म करूं, तो मेरा जो टेम्परेचर है बॉइलिंग, जो मतलब उसको जो हीट करने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर किसको देना पड़ेगा, उस ज्यादा पानी को ज्यादा मतलब हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, बॉयल तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होगा, चाहे पानी कितना भी हो। ठीक है, मतलब क्या है कि मतलब ज्यादा पानी के लिए हमें और ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, कम पानी है तो उसको हीट कम देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्वांटिटी के ऊपर, यानी कि मोलर के ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू। अब मैं इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाऊं, तो सी कॉफिशिएंट किसके बराबर हो जाएगा, सी एम इनटू में एम। ठीक है, वेयर सी एम इज द कांस्टेंट एट मोलर क्वांटिटी के ऊपर, यानी कि मैं इसको बोल सकती हूँ मोलर हीट कॉफिशिएंट बोल सकती हूँ, कैपेसिटी बोल सकती हूँ। ठीक है, तो इसकी अगर मैं वैल्यू निकालूं, यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी किसके बराबर होती है, सी कॉफिशिएंट डिवाइडेड बाय मोलैरिटी के। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाती है वैल्यू। अब इसको हम कर लेते हैं रब, मोल्स, ये मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 5, क्वांटिटी बढ़ रही है। ठीक है, अब अपने पास आता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv के बीच में विद रिस्पेक्ट टू R, गैस कांस्टेंट R के साथ क्या आता है, Q डेल Q, ये हम यूज करेंगे इसमें अपने पास, यानी कि रिलेशन लिख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv का हमें रिलेशन बताना है विद रिस्पेक्ट टू R के। ठीक है, तो क्या लेके चलते बेटा, ये अपने पास दे रखा है कि डेल क्यू, अभी अभी हमने हीट कैपेसिटी से वैल्यू निकाली है, सी डेल टी। तुम ई कॉफिशिएंट पूरा लिखो या मत लिखो, सी लिख दिया मैंने। मैं क्या करती हूँ इसके अंदर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर मैं लेके चलूं, तो डेल क्यू किसके बराबर हो जाता है बेटा, डेल क्यू वी पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट। सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी वी, यानी कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट कैपेसिटी है वो, और डेल टी। ठीक है, समझ में आ गई। टेम्परेचर तो वॉल्यूम को कितना भी कांस्टेंट कर लो, बढ़ा लो घटा लो, टेम्परेचर तो हम टी से ही डिनोट करेंगे उसको। ठीक है, अब देखो अपने पास आता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर अगर मैं लेके चलूं, तो हीट क्या हो जाएगी, डेल क्यू किसके बराबर हो जाएगा, डेल क्यू पी के इक्वल्स टू, इस कांस्टेंट को हम प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर पे ले, तो हीट कैपेसिटी को मैं सीपी लिख सकती हूँ और इनटू में डेल टी। ठीक है, ये आ जाता है। अब अभी अभी हमने जो एंथैल्पी वाला टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था बेटा कि डेल यू का किसके बराबर होता है, डेल क्यू वी के, और डेल एच किसके बराबर होता है, डेल क्यू पी के, यानी कि एट
कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट है वो एंथैल्पी के बराबर होती है, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो एंथैल्पी जो हीट है वो किसके बराबर होती है, इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है। ठीक है, अब अपने पास है ना नेक्स्ट आता है बेटा कि डेल एच की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। डेल एच किसके बराबर था, डेल एच की वैल्यू थी अपने पास u माइनस यू प्लस में पीवी। ठीक है, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो प्लस का साइन, बाय द सिस्टम है तो माइनस का साइन, दोनों से लेके चलते हैं अपन। मैं यहाँ पे ना डिवाइड कर देती हूँ, उसको बना देती हूँ। मैं ले रही हूँ ऑन द सिस्टम, वर्क ऑन द सिस्टम, वर्क ऑन द सिस्टम। तो मेरे पास जो h है, डेल h है, वो किसके बराबर था, डेल u ऑन द सिस्टम है तो प्लस में p डेल v हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगी। और अगर मैं बाय द सिस्टम लूं, वर्क बाय द सिस्टम, डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम लेके चलूं, तो मेरे पास डेल एच की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, डेल यू माइनस में पी डेल वी के। ठीक है, अभी अभी हमने ना आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है कि पी वी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एन आर टी के। मैं P डेल V लूं तो मैं नंबर ऑफ मोल्स को अगर 1 पुट कर दूं तो मेरे पास ये किसके बराबर होता है, RT के। तो P डेल V की जगह मैं RT पुट कर सकती हूँ, इसमें भी और इस वाले सिस्टम में, दोनों सिस्टम में। तो डेल H इज इक्वल्स टू डेल U प्लस में RT, क्योंकि P डेल V की जगह मैंने RT पुट कर दिया। ठीक है, यहां से डेल H इज इक्वल टू डेल U माइनस में P डेल V। P डेल V किसके बराबर है, RT के बराबर है। ठीक है, सॉरी यहां डेल लेते हैं तो आर तो गैस कांस्टेंट है तो डेल टी आएगा, डेल का साइन चेंज इन लेके चलते हो तो टेम्परेचर भी चेंज होता है, तो डेल टी लिखोगे, डेल है ये साइन। ठीक है, जो ट्रायंगल है उसको हम डेल से डिनोट करते हैं। अब देखो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं बेटा कि डेल एच किसके बराबर है, डेल क्यू पी के। ठीक है, तो मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूं, डेल क्यू पी इज इक्वल टू डेल यू किसके बराबर है, डेल क्यू वी के, डेल क्यू वी के, डेल क्यू वी के। ठीक है, प्लस में आर डेल टी। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम इसको। डेल क्यू पी किसके बराबर है बेटा, सीपी डेल टी के, सीपी डेल टी के इक्वल्स टू डेल क्यू वी किसके बराबर है बेटा, सीवी डेल टी के, सीवी डेल टी प्लस में आर डेल टी। मैं क्या करूं, डेल टी कॉमन ले लेती हूँ, तो डेल टी कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा सीपी। ठीक है, इक्वल्स टू यहां से डेल टी कॉमन लेती हूँ तो डेल टी अंदर क्या बचेगा, सीवी प्लस में आर। ठीक है, तो डेल टी से डेल टी कैंसिल हो गया, सीपी इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, सीवी प्लस में आर के। मेरे को आर निकालना है तो मैं इसको क्या लिखूं, आर इज इक्वल टू सीवी, यहाँ पे प्लस का उधर जाके माइनस का, सीपी माइनस में क्या हो जाएगा बेटा, सीवी के। एट जब हम करते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम पर, तो Cp माइनस में Cv आता है, R इज इक्वल टू Cp माइनस में Cv। बस मैंने इक्वेशन को सॉल्व किया है वैल्यू पुट करके और कुछ भी नहीं किया। अब आ जाते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। तो जो अपने पास डेल एच है ना, उसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल क्यू पी, डेल क्यू पी। ठीक है, इक्वल्स टू डेल यू की जगह क्या पुट कर सकती हूँ, डेल क्यू वी माइनस में आर डेल टी। क्यू पी डेल क्यू पी किसके बराबर, सीपी डेल टी, सीपी डेल टी इक्वल्स टू डेल क्यू वी किसके बराबर है, सीवी डेल टी के, सीवी डेल टी के माइनस में आर डेल टी। अब डेल टी हम कॉमन ले लेते हैं, डेल टी सीपी इक्वल्स टू डेल टी, अंदर बच गया सीवी माइनस में आर। ठीक है, डेल टी से डेल टी कैंसिल, सीपी इज इक्वल टू सीवी माइनस में आर, माइनस में आर। अब ये माइनस का आर है, उधर जाएगा तो प्लस का, तो आर इज इक्वल टू, और ये प्लस का उधर जाके क्या होगा, माइनस का, सीवी माइनस में सीपी, सीवी माइनस में सीपी। तो जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो आर इक्वल्स टू किसके होता है, सीवी माइनस में सीपी के। लेकिन जब डेल वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो प्लस का साइन आता है, तो इसकी अंदर वैल्यू क्या हो जाती है, आर इज इक्वल टू सीपी माइनस में सीवी के। ठीक है, तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने एंथैल्पी के दो सिस्टम यूज किए हैं, हीट कैपेसिटी के सिस्टम्स हमने यूज किए हैं, और जो डेल एच एंथैल्पी की इक्वेशन उसके अंदर जस्ट हमने क्या किया है, वैल्यू को पुट किया और कुछ भी नहीं किया, बाकी हमने इसको सिर्फ सॉल्व किया बेटा। ठीक है,
तो ये रिलेशन है। अब अगर आता है कि आपका क्वेश्चन होगा कि मैम अगर क्वेश्चन में ऐसे दे ही ना रखा हो कि वर्क डन ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम है, ठीक है, तो हम अपना आंसर देखेंगे। अगर हम कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं तो उस केस में हम अपने आंसर को मैच करेंगे कि उसने किस हिसाब से दे रखा है। और अगर तुम नॉर्मल क्वेश्चन देते हो, एक्सप्लेन कर रहे हो तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो आप क्या करोगे बेटा, दोनों को ही एक्सप्लेन करके आओगे, ठीक है। कम मार्क्स में तो किसी एक को कर सकते हो, वर्क डन ऑन द सिस्टम पर या वर्क डन बाय द सिस्टम पर, और अगर ज्यादा मार्क्स में 3 मार्क्स में आता है तो आपको ये दोनों में ही एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा एक्सप्रेशन नहीं है, सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व किया हमने, वैल्यू पुट की और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो ये आपका था